कैनेज़ारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स में होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना। वो एल्डिहाइड्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनेज़ारो रिएक्शन देंगे। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? आप जिस ये मैंने कहा कि क्या ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप अब फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी बिलाल अहमद और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आज का एक्सपीरियंस मीन 17 सितंबर ऑफ 2025 के एक्सपीरियंस को डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस है। सो स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के ऊपर रिलाय ना किया करें। साथ साथ आपके पास जो बेस्ट सोर्सेज है वो एफएससी के बुक्स है, सो आप वो स्टडी कर सकती है। अब आइए अपने एक्सपीरियंस को फर्स्ट एमसीक्यू इज एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। सो हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट आपको केमिकल भी मिल जाते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री में पैलेडियम है, आयरन है, आया इस तरह और भी डिफरेंट कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को नेचुरल कैटलिस्ट दिए हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दिए हैं। और ये करते क्या है आपको पता है, हम नॉर्मली कहते हैं कि एंजाइम ने क्या किया, एक रिएक्शन को स्पीड अप कर लिया, इसके रेट को ज़्यादा करती। सो एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, उस रिएक्शन के जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लो कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ कि हमने करनी है सक्रोज की ब्रेकडाउन। अब इसके लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है? वो है सक्रेज। ये एक एंजाइम है और ये सक्रोज की ब्रेकडाउन के लिए ज़रूरी है। अब एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, एनर्जी को मेजर कर दे, आपको पता है जॉल में। अब सपोज करें सक्रोज के ब्रेकडाउन के लिए हमें 10 जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड है। एंजाइम क्या करता है, आगे एंजाइम पर वर्क करके एनर्जी को हाफ में कन्वर्ट कर देता है। सो पहले जो एनर्जी 10 जॉल रिक्वायर्ड थी, एंजाइम के आने के बाद वो एनर्जी 5 जॉल रिक्वायर्ड हो जाती है। सो बाज़ औक़ात एंजाइम के नेचर के बारे में पूछ लिया जाता है कि एंजाइम्स आर ब्लैंक इन नेचर। सो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। और एंजाइम्स के लिए बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी होती है, जिस तरह ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सबसेट। ऑप्टिमम टेम्परेचर राउंड अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये तमाम एंजाइम्स के लिए। पीएच डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट होता है। इसके अलावा अगर हम एंजाइम्स की डिस्कवरी की बात करें, जैसे for the first time Edward Buchner ने जो for the first time discovered discovery number 2 is which chamber of the heart pumps blood to the whole body। So यहाँ पर मैं आपको एक पूरा जो है फ्लो चार्ट बना देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन से पार्ट में कौन सा ब्लड आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बता दूं कि आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर मैंने डायग्राम जो है वो ऑलरेडी लगाया हुआ है, सो इसी के थ्रू हम फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सपोज करें मैंने कहा कि ये आपकी बॉडी है, जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, यहाँ पर आपकी बॉडी है, ठीक है। बॉडी के अंदर चूंकि हार्ट होता है, सो तमाम बॉडी से ब्लड आ जाता है आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। इट्स मीन, देखिए आपको पता है कि बॉडी से जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। इट्स मीन यहाँ पर जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, इसको पंप करता है लंग्स में। यहाँ पर आपने गलती हरगिज नहीं करनी कि आप लेफ्ट वेंट्रिकल लगा लो। राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा आपके लंग्स में। लंग्स में क्यों जाएगा? यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो जाता है और फिर ये ब्लड आ जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आएगा और लेफ्ट एट्रियम से फिर ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और लेफ्ट वेंट्रिकल आके पूरी बॉडी को क्या करता है? खून देता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो हमें पता लग गया कि आपके हार्ट का जो राइट साइड है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात कार्डियक मसल्स के बारे में एमसीक्यूज आ जाते हैं, दैट कार्डियक मसल्स आर ब्लिंकिंग क्रिएटेड। यानी हमने बताना होता है कि कार्डियक मसल्स में यूनिन्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो आपके जो कार्डियक मसल्स है ये आपको यूनिन्यूक्लिएटेड मिलेंगे और ये स्ट्रेटेड इन नेचर होते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। सो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो t इज इक्वल टू 2πL/g, और जो आपका टाइम पीरियड होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ।
सो ये चीज़ आपने नहीं बोलनी। अगर आपसे सपोज करें पेपर में पूछ लिया जाए टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लैंक, सो ये लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा अब यहाँ पर जिस तरह कहा जा रहा है कि टाइम पीरियड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, सो ये लेंथ यहाँ पर हम कहेंगे लेंथ। यहाँ पर चूंकि मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐड नहीं किया हुआ, सो दैट्स वाई सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर सपोज करें आपको पेपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया जाए, से acceleration due to the gravity पर भी will depend. And Q number 4 is pairs of outer shell electrons not used in bonding are called. So यहाँ पर आपको वाटर का एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा होगा H2O। सबसे पहले हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या। सो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए होते हैं दूसरे एटम के साथ और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अनपेयर्ड या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो आपके वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। अब यहाँ पर आप देख लो ऑक्सीजन ने क्या किया हुआ है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एक एटम के साथ शेयर किया हुआ है। इट्स मीन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, ये ऑक्सीजन ने शेयर किया हुआ है। हम यहाँ पर लिख लेंगे वन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। लेकिन जब आप यहाँ पर फोकस करते हो तो यहाँ पर आपको लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो आपके वैलेंस शेल में होते हैं। अब लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा क्यों नहीं लेते, सवाल भी तो पैदा होता है ना। सो आपने आपकी केमिस्ट्री में 2 रूल्स पढ़े होंगे, डॉपलेट रूल्स एंड ऑक्टेट रूल्स। या तो एक एटम अपने वैलेंस शेल को 2 इलेक्ट्रॉन से फिल करेगा जिस तरह हाइड्रोजन कर रहा है, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन से करेगा। सो यहाँ पर चूंकि जो 6 बकाया जो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑक्सीजन के पास ये वैलेंस शेल में है, सो दैट्स व्हाई ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज लोन पेयर्स। सो वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में यूज नहीं होंगे वो कहलाते हैं लोन पेयर्स। ये हमेशा पेयर्स के फॉर्म में मिलेंगे, 2 मिलेंगे, सेपरेट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हिच रिएक्शन इज कॉमन फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम कलेक्टिवली कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं और रीज़न क्या है, इसमें आपको मिलता है कार्बोनाइल ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O है, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप और ये आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में मिलेगा। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें फॉर एल्डिहाइड, सो एल्डिहाइड में आपको एक साइड पर मिलता है एल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O इंटू H, एक साइड पर मिलेगा हाइड्रोजन एटम। जबकि अगर हम कीटोन की बात करें सो कीटोन में दोनों साइड्स पर आपको कीटोनिक ग्रुप मिलता है, ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन में इन दोनों में जो कॉमन रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रीजन ये है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होता है, सुन जो आपको कार्बोनाइल ग्रुप मिल रहा है ना, दिस इज अ वेरी वेरी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। सो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर इस कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक करेगा। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 इज when aldehyde reacts with hydrogen cyanide the product is। so यहाँ पर conditions थोड़े से डिफरेंट है। सपोज करे थे कि हमने एक स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा एल्डिहाइड का, अगर मैं एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला लिख लूँ RCHO, ये आपका एक एल्डिहाइड है। जब इसको आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट करते हो, HCN क्या है, ये हाइड्रोजन साइनाइड है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सियानो हाइड्रोजन। सियानो हाइड्रोजन हम किस तरह लिखेंगे, इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, RCHOH इंटू CN, ये आपका सियानो हाइड्रोजन है। और ये क्यों बनता है, जब आप एल्डिहाइड को एक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट करते हो। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जो HCN का CN है ये अटैक करता है जो मैंने आपको बताया था कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। सो यहाँ से क्या होता है, OH ग्रुप बन जाता है और सियानो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल इज कॉल्ड। सबसे पहले आपने मेटल को समझना होगा, व्हाट इज मेटल। जितनी भी सख्त चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जब मैं भी छोटा था मेरे जहन में यही आता था कि मेटल हर वो चीज़ है जो सख्त है, लेकिन केमिस्ट्री में मेटल का डिफिनीशन डिफरेंट है। केमिस्ट्री में मेटल का डिफिनीशन इस तरह करते हैं, हर वो एटम जिसके आउटर शेल में, देखिए ये एक शेल हो गया दूसरा शेल हो गया, सो जो आउटर शेल होगा ये कहलाता है वैलेंस शेल। सो हर वो एटम जिसके वैलेंस शेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स मिले फिर कहलाता है मेटल।
विद द एक्सेप्शन केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो मेटल नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम एनर्जी की, सपोज करें यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मैंने कहा जी एक इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि आप इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लो, रिमूव कर लो। सो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी जाउल एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी वो कहलाती है वर्क फंक्शन। इट इज एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस इज मेजर्ड इन। सो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिससे कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन रिलीज हो रहे होते हैं। जिस तरह हम यूरेनियम की बात करें, सो यूरेनियम इज हाईली रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, या फिर आप कह सकते हो एटम। और रेडियोएक्टिव डिके को या रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, सपोज करें मैंने कहा कि यहाँ पर ये आपका कोई एटम है, इसकी आपने कर लिया डिके। तो इसे देखिए अल्फा डिके होता है, बीटा डिके होता है, गामा डिके। मींस या तो अल्फा रेज निकलेंगे या बीटा रेज निकलेंगे या फिर गामा रेज निकलेंगे। अब इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं इसको मेजर करते हैं बैक्टेरियल में। जिस तरह हम नॉर्मल एनर्जी को किस चीज़ में मेजर करते हैं, जॉल में मेजर करते हैं, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। तो इस तरह जो रेडियो एक्टिविटी है इसको बेसिकली डिस्कवर किया था बैक्टेरियल ने। सो दैट्स वाई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की जब हम रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं या फिर एक्टिविटी मेजर करते हैं उसे हम बैक्टेरियल में मेजर। क्वेश्चन नंबर 9 इज ही ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड। अब यहाँ पर हमने बताना है कि सेंटेंस का कौन सा टाइप है। सो मैंने आपको बताया था अगर आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दिया जाए, उस सेंटेंस से आपको कंप्लीट मीनिंग दी मिले, सो वो कहलाता है सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पर आप देखें ही ट्राइड हार्ड, एक सेंटेंस हो गया, बट ही फेल्ड। देखिए ही ट्राइड हार्ड मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस, बट दिस इज योर कंजंक्शन, एंड फेल्ड ही फेल्ड दिस इज योर सेकंड सेंटेंस। मीन यहाँ पर आपको टू इंडिपेंडेंट क्लॉज दिए गए हैं और इसको जोड़ा है एक कंजंक्शन ने जो यहाँ पर दिया गया है बट। सो दैट्स वाई ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस है। अगर सपोज करें कि हम कहते ही फेल्ड, सो इट विल बी अ सिंपल सेंटेंस। और यहाँ पर सीन ऐसा है कि ही ट्राइड हार्ड, उसने मेहनत ज्यादा की, सो उसका इस सेंटेंस का कोई मतलब ना होता, लेकिन पीछे लगाया गया ही फेल्ड, सो इससे हमें कंप्लीट मीनिंग मिलती है। दैट्स व्हाई ये कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 10 इज ब्लैंक मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सो स्टूडेंट्स अगर आपको आर्टिकल्स समझ नहीं आते सो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेंगी, बिकॉज आर्टिकल्स को जब मैं बार बार समझाता हूँ तो मज़ा नहीं आता, न्यू चीज़ समझाऊँ तो मज़ा आता है। आर्टिकल्स आपको कलेक्टिवली 3 मिलते हैं जिसको मैं 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। ए और एन आपके इंडिफिनिट आर्टिकल है, द आपका डिफरेंट आर्टिकल। द आप तब यूज़ करते हो जब कोई स्पेसिफिक चीज़ हो, कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही होती है। यहाँ पर मून आपका नाउन। सो नाउन से पहले चूंकि हमने आर्टिकल चूज करना है, यहाँ पर हम ए और एन क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज मून इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम द आर्टिकल यूज करेंगे। मेरे दिल को सुकून नहीं हो रहा, मैं आपको ए और एन भी समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स ए और एन आप कब यूज करते हो, सपोज करें आपको कोई नाउन दिया गया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बनाना, ठीक है, ये आपको एक नाउन दिया गया। अब मैं आपको कहूँ इसके साथ आर्टिकल यूज करें, सो स्पेसिफिक बनाना तो है नहीं, सो दा तो यूज नहीं हो। अब मैं आपको कहता हूँ कि कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए होगा या एन होगा, मुझे बताइए। तो आप कहेंगे सर ए यूज होगा, ए क्यों यूज होगा, बिकॉज जो आपको बनाना दिया गया है नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, बट कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं आपको कहता अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के साथ कौन सा आर्टिकल यूज करते, तो वो होता एन। एमसीक्यू नंबर 11 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो यहाँ पर आपके पिक्चर्स इधर उधर लगेंगे। सीन ये था कि आज जब बच्चों ने एक्सपीरियंस शेयर किया था बहुत ज़्यादा लेट था और फिर डिज़ाइनिंग में कर रहा था जल्दी जल्दी, सो ये एमसीक्यूज में कम्प्लीटली भूल ही गया था। बीच में मैंने कहा इसको मैं लास्ट में करूँगा और फिर डिज़ाइनिंग करना भूल गया था। अब यहाँ पर हमारा जो डिफरेंट ऑप्शन है वो सर्कल है। सर्कल इसलिए डिफरेंट है ये कम्प्लीटली 360 का होता है। बकाया देखिए इसमें भी 4 एंगल्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको 3 एंगल्स मिलते हैं और यहाँ पर भी आपको 4 एंगल्स होते हैं जो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, लेकिन सर्कल यहाँ पर डिफरेंट है। बाज़ औक़ात यही एमसीक्यूज थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, आपको ऑप्शंस में ट्राइंगल, हेक्सागोन, पेंटागोन और लास्ट में एंगल दिया जाता है, सो वहाँ पर फिर एंगल है। क्वेश्चन नंबर 12 इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर हमने नेगेटिव सेंटेंस को चूज करना है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, जैसे हम सिंपली इंग्लिश में मनफी सेंटेंसेस या फिर नफी सेंटेंसेस
कहते हैं, ठीक है, नफी सॉरी, मनफी नहीं। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ही डजंट लाइक मैंगोस। अब आप कहेंगे सर ही डोंट लाइक मैंगोस, ये क्यों करेक्ट नहीं है? ही डोंट लाइक्स मैंगोस, ये क्यों करेक्ट नहीं है? एंड ही डजंट लाइक्स मैंगोस, ये क्यों करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पर मैं आपको 3 रीजंस बताता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है। द फर्स्ट वन इज, जब भी आपको ही, शी या फिर इट दिया जाए, सो इसके साथ या तो हम डज यूज़ करते हैं, या फिर हम डज नॉट, या फिर जैसे हम मॉडर्न इंग्लिश में डजंट कहते हैं, ये यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखें, ही के साथ डोंट यूज़ किया गया, यहाँ पर भी डोंट यूज़ किया गया, यहाँ पर डजंट है, लेकिन मैं सेकंड रीजन जब बताऊंगा आपको करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडली, जब भी आप डज और डजंट यूज़ करते हैं, तो इसके पास जो इसके साथ जो वर्ब आता है वो एस के बाहर होगा, ठीक है, एस यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा। तो डी में आप देखें लाइक्स दिया गया है, तो देट्स वाई यहाँ पर ये भी करेक्ट नहीं है। और ये 2 रीज़न है, ठीक है, बेसिकली 2 रीजंस थे। तो फर्स्ट वन, हम ही शी और इट के साथ डज एंड डजंट यूज़ करते हैं। सेकेंडली, जब भी आप ही शी इट के साथ डज और डजंट यूज़ कर लो, जना जो वर्ब लगाना होता है वो एस के बगैर होगा। सो देट्स वाई यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है ये कि नंबर 13 इज व्हिच रीजन गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट विद मिथाइल कीटोन्स। सो मिथाइल कीटोन्स जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट के साथ येलो प्रेसिपिटेट आपको देंगे। मिथाइल कीटोन्स के साथ आप क्या करते हो, मैं लिख लूँगा मिथाइल कीटोन्स, इस तरह यहाँ पर दिया गया मिथाइल कीटोन्स। अगर इसके साथ आप क्या करते हो, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, NaOH प्लस I2 क्या, ये आयोडोफॉर्म। जब आप इसको आपस में रिएक्ट करवाते हो, तो लास्ट में आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाता है CH3, एंड दिस इज कॉल्ड हेलोफॉर्म। और इसी हेलोफॉर्म का येलो कलर होता है। सो दैट्स व्हाई जो मिथाइल कीटोन्स है ये हेलोफॉर्म दिस पॉजिटिव देते हैं, और लास्ट में जो कलर आएगा वो ये येलो होगा। क्योंकि यहाँ पर एग्जांपल दिया भी गया है, R डबल बॉन्ड ON2CH से, आपको पता है आपका एक कीटोन है। इसको जब आप किसके साथ ट्रीट करते हो, आयोडीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे आपके पास लास्ट में जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर चूंकि बहुत ज़्यादा लेंथी किया गया है, तो मैं इसकी तरफ नहीं लेके जा रहा आपको। लास्ट में आपके पास मिथाइल आयोडाइड मिलेगा, एंड दिस कॉज द कलर ऑफ द सोल्यूशन। एमसीक्यू नंबर 14 इज द प्रोडक्ट ऑफ केनेज़ारो रिएक्शन। सो केनेज़ारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स में होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना, वर्ल्डिहाइड्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो केनेज़ारो रिएक्शन देखे। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, आप जिस, ये मैंने कहा कि क्या है, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होता है दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली आपको जो हाइड्रोजन मिलेगा दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। सो केनेज़ारो रिएक्शन के जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते थे, कि हमें यहाँ पर एल्डिहाइड दिया हुआ है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। तो इससे एक बनेगा अल्कोहल, दूसरा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो होगा एसिड इन अल्कोहल। एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एमसीक्यू नंबर 15 इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेस। सो इंसुलिन आपको पता है पेनक्रियास से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है, और इसका काम होता है आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को। देखिए यहाँ पर नॉर्मल इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है, और देर से आपके ब्लड में आपको ग्लूकोज कम मिलता, लेकिन जैसे जैसे आपको बॉडी में इंसुलिन की कमी आती है, तो उसकी वजह से आपके बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। हम कह सकते हैं इंसुलिन जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्लूकोज के। इंसुलिन अगर ज़्यादा होगा ग्लूकोज कम होगा, अगर इंसुलिन कम होगा ग्लूकोज ज़्यादा होगा। सो इसकी वजह से काज होता है डायबिटीज मेलाइटिस, और ये ऐसी कंडीशन है जबकि ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो। क्यू नंबर 16 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज 1 4 9 16। यहाँ पर आपने इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने सिंपल क्या करना है, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 4 + 5 इज इक्वल टू 9, 9 + 7 इज इक्वल टू 16, 16 + 9 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पहले 3 ऐड किया, देन 5 ऐड किया, देन 7 ऐड किया, देन 9 ऐड किया। सो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। अब आप कहेंगे सर आज के एक्सपीरियंस में इतने कम एमसीक्यूज क्यों थे? सो रीज़न ये था कि मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आर रिपीटेड, दैट्स व्हाई वो मैंने इंक्लूड नहीं किए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।